नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 6 जिसका नाम है महाजनपद, तो 16 महाजनपद की चर्चा इसमें किया गया है। इसका हम लोग आज MCQs लगाएंगे। लगभग इसमें आपको 37 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप कल हम बताए थे कि आप लोग सिक्स क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का प्राचीन भारत के इतिहास से महाजनपद पढ़ लेंगे। उसके बाद इस सीरीज को देखेंगे, ठीक है। और वैसे भी इसको वीडियो को अगर 1 या 2 बार देख लेते हैं तो आपका लगभग इस चैप्टर से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो एग्जाम में किसी भी एग्जाम के लिए एनफ होगा। ये सीरीज आपको बीपीएससी TRE, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है जिसमें प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये सीरीज है। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है महाजनपदों का विकास, यानी जो 16 महाजनपद थे उनका विकास के बारे में क्वेश्चन बताया गया इसमें। ये प्रश्न है क्लास 6 का, न्यू NCERT चैप्टर 5 का है। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली हैं? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा एटा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से नहीं मिली है। इसका व्याख्या देखते हैं। पुरातत्वविदों को कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से जनपदीय बस्तियां मिली हैं। कौशाम्बी से महाजनपद कालीन किले की दीवारों के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पुरातत्वविदों को दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा से जनपदों की कई बस्तियों के साक्ष्य मिले। इन जनपदों ने कालांतर में महाजनपद का रूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन खोजना है। ये भी क्लास 6 का न्यू NCERT बुक है, जो चैप्टर 5 का। देखिए जितना भी क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको किताब से मिलेगा। TRE 3 में हम लोग देख लिए हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न था, लेवल उसका अधिक था। और TRE 1, 2, 3 एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन हर साल लेवल बढ़ाते जा रहा है, मतलब स्टूडेंट की संख्या के अनुसार या सीटों के कम बेस के अनुसार। TRE 1 में हल्का थोड़ा सा सवाल मॉडरेट था। TRE 2 में इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मॉडरेट नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इजी था TRE 2 का। और TRE 3 का हार्ड टू मॉडरेट था, यानी कि लेवल और पूछने का तरीका और भाषा अलग था। और TRE 4 में उससे कुछ लेवल अधिक बढ़ाएगा, जहां तक हमें ये लग रहा है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हम ये सीरीज लगा रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग हार्ड करके देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानियों की किलेबंदी केवल पत्थर से की जाती थी। अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए किलेबंदी की जाती थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राजधानियों की किलेबंदी केवल पत्थर से की जाती थी, ये वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। व्याख्या में देखते हैं। कह रहा है कि महाजनपद के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है, क्योंकि महाजनपद कालीन राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंट तथा पत्थर तीनों से की जाती थी। किलेबंदी के लिए लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ज्ञातव्य है कि धार्मिक साहित्य स्रोतों से महाजनपद की संख्या 16 बताई गई है, ठीक है। कमेंट पे बताइए आप लोग कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से और जैन धर्म के किस ग्रंथ से इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है ना। तो इनकी राजधानियों की अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए किलेबंदी की जाती थी। अधिकतर महाजनपदों की राजधानियां एक होती थी, लेकिन इसका अपवाद भी था। इसमें अवंती की दो राजधानियां थी, ठीक है, और अवंती और पांचाल की भी। चलिए, तो बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें से बिहार का लगभग 3 महाजनपद था, अंग, मगध और वज्जी। उसके बाद से यूपी से 8 गो था। दक्षिण भारत में 1 गो था, अशमक, गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है ना। उसके बाद गंधार था और राजस्थान से 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है?
चैप्टर 5 क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। अंग का राजधानी बताना है। महाजनपद दिया हुआ है, इसका राजधानी अंग का चंपा, ठीक है। कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो इसका हो जाएगा आपको कौशल सही नहीं है, ठीक है ना। अंग बिहार का था, कौशल यूपी का, वत्स भी ऊपर का, और मत्स्य जो था आपको ये आपको राजस्थान का था। तो आइए हम लोग व्याख्या में देखते हैं इसका। कह रहा है दिए गए युग्म में भी सुमेलित नहीं है क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी अक्षेत्र नहीं बल्कि श्रावस्ती थी, और यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल का सबसे अधिक उपदेश इसी एरिया में दिया था। और डाकू जो अंगुलीमाल नामक डाकू था इसी एरिया में भेटाया था इनको। अंग महाजनपद जो पूर्वी बिहार में स्थित था की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में अभी भागलपुर है, ठीक है ना, भागलपुर। इसका मालनी भी इसका राजधानी था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में प्रयागराज के निकट है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। सब ये सब महाभारत काल के सब है। चलिए प्रश्न चौथा, महाजनपद कालीन राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपने वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से बनाइएगा एक बार, ठीक है। आप बना के तो उसके बाद प्ले करके देख लीजिएगा। क्लास 6 चैप्टर 5 का बुक प्रश्न है। राजा के पास स्थायी सेना थी, ठीक है। महाजनपद कालीन राजा के बारे में बताना है। सेना को भुगतान आहत सिक्कों से किया जाता था। सेना को केवल युद्ध के समय बहाल किया जाता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा आपको 1 और 2 कथन सत्य है। तीसरा कथन सत्य नहीं है क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते आपको स्थायी सेना रखा जाना शुरू हो गया था, ठीक है ना। देखिए महाजनपद काल में राजा के सामने कथन 1 और 2 सत्य है। महाजनपद काल में राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी। अब राजा स्थायी सेना रखने लगा था। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। कुछ भुगतान संभव तो आहत सिक्के के रूप में होते, जिसको आहत यानी ठप्पा मार के निकाला जाता था। जैसे कि उसको पिघला के रख दीजिए, इसे मोहर खानी है तो उस पर ठप्पा मार दीजिए, वो ठोस निकल जाता था उससे, ठीक है ना। काटकर बनाए जाते थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि ठप्पे द्वारा कुछ चिन्ह बनाए जाते थे। चिन्ह हो गया मछली का चिन्ह हो गया, सूर्य का, चंद्रमा और चंद्र का, उसके बाद नदी का, तालाब का, इसी सब का चित्र होता था। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि सेना की बहाली महाजनपद काल में केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि नियमित रूप से होने लगी थी। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, ये आपको ये भी 6 क्लास का प्रश्न है। महाजनपद कालीन कर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग फसलों पर लगने वाला कर था। उपज का 1/3 भाग कर के रूप में दिया जाता था। कारीगरों को राजा के लिए महीने में 1 दिन कार्य करना पड़ता था, ठीक है ना। इसको वेस्टी या बेगार कहा जाता था। पशुपालकों को उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। इसका आप लोग वीडियो रोक के आंसर जरूर इसको बताइएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको बी कथन सत्य नहीं है। बाकी ए, सी और डी कथन सत्य है। आइए व्याख्या देखते हैं। महाजनपद कालीन कर प्रणाली के संबंध में कथन भी सत्य नहीं है क्योंकि महाजनपद काल में कर उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था, ठीक है ना। 1/3 नहीं लिया जाता था, यानी कि एक हिस्स में 6वां हिस्स जो 6 हिस्स लगा के 6ठा हिस्स ले लिया जाता था। इस मान लीजिए कोई वस्तु है, रोटी है, ठीक है, और रोटी को 6 टुकड़ा में बांट दिए। कितना हो गया? 4 टुकड़ा हो गया, ठीक है। 5 टुकड़ा, 1 2 3 4 5, एक और घिस दीजिए, 1 2 3 4 5, 6 टुकड़ा हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6ठा हिस्स लिया जाता था केवल, ठीक है ना, इस तरह का। बाकी है किसान के पास रहता था, 6ठा हिस्स ले लिया जाता टैक्स के रूप में। अब वह 3 टुकड़ा होता था, तीसरा मतलब बराबर में हम बता रहे हैं, 3 टुकड़ा हो गया ना, तो आपको 1 हिस्स लेके इतना दिया जाता था। थोड़ा ज्यादा हो गया, 6ठा हिस्स थोड़ा सा कम हो गया। इस काल में फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारण किया जाता था, जिसे भाग के रूप में कहा जाता था। इस काल में बुनकर, कपड़ा बुनने वाला, लोहार, बर्तन बना, सोनार, गहना बनाने वाले कारीगरों की कर अदायगी स्वरूप राजा के लिए महीने में 1 दिन कार्य करना पड़ता था। पशुपालकों को पशुओं या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता। जैसे पशु जो पोसता था सर ना, जैसे गाय पालने वाला हो गया, बकरी पालना, भेड़ पालना, ये सब होता था ना, तो ये लोग जानवर देता था टैक्स के रूप में, ठीक है ना। किसान अनाज देता था। चलिए प्रश्न नंबर 6, ये भी आपको 6 क्लास के बुक से लिया गया, चैप्टर 5 का है, न्यू एनसीईआरटी। आप लोग जाके एक प्रश्न बुक में जरूर देखिएगा। महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में यानी संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर नहीं देना पड़ता था। आखेटक माने शिकारी तथा संग्राहकों ने जो टैक्स कलेक्ट करते थे को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी। आखेटकों तथा संग्राहकों, यहाँ संग्राहक दूसरा कुछ हो जाएगा, को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी पड़ती थी। उपनिषद में से कौन सा कथन सत्य है? तो वीडियो को आप लोग रोक के इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका कथन हो जाएगा बी, यानी कि बी कथन इसका सत्य है, ये कथन गलत है। कह रहा है कि महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कथन 2 सत्य है। महाजनपद काल में अखेट को शिकार करने वाले तथा संग्राहक को खाद्य उत्पादन को संग्रहित करने वाला, जैसे कि आज के समय में जो अनाज खरीदने वाला फेरी वाला जो आता है, कहीं कहीं से 5 किलो मतलब 50 कुंटल, 10 कुंटल, 1 कुंटल, 50 किलो इस तरह का अनाज खरीद के अपना गोदाम में गोट करके रखता है। और फिर जब खूब ज़्यादा पैक हो जाएगा अनाज तो उसको बड़ा व्यापारी को बेच देता है। तो जो छोटा जो होता है ना उसको संग्राहक कहा जाता है। खाद्य उत्पाद को संग्रहित करने वाले को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो इन वस्तुओं में शिकार किए हुए जानवर के मांस, फल, अनाज आदि शामिल थे। एक कथन सत्य है, क्योंकि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। यह कर सिक्कों तथा वस्तुओं के रूप में लिया जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 7वां है, बिहार में स्थित अंग महाजनपद में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल थे? ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा, ये आपको आप बता दीजिए इसका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा मुंगेर और भागलपुर। चलिए आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में स्थित अंग में आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल थे। महाजनपद अंग इसी का राजा आपको महाराज कर्ण को बनाया गया था, ठीक है, दुर्योधन बनाए थे। महाजनपदों की क्षेत्रीय अवस्थिति के अनुसार पूरब से शुरू करने पर पहले स्थान पर अंग महाजनपद था। यह बिहार में स्थित अंग की राजधानी चंपा थी। यहाँ से ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग एक मिट्टी का किला मिला है। अंततगतवा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज ने अपने राज्य में मिला लिया था। जो अंतिम राजा उस समय ब्रह्मदत्त था, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, महाजनपद काल में कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? 6 क्लास का है। लकड़ी की जगह लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा। देखिए गलत कथन ही पूछा है, ठीक है ना। धान को छिड़क कर उपजाने के बजाय पौधों के रोपण की विधि अपनाई गई। खेती के कार्य केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से कराया जाने लगा। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है ना। कथन गलत पूछा है, तो सी नंबर कथन इसका गलत हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते। कह रहा है महाजनपद काल में कृषि संबंधित तीसरा कथन गलत है, सी, क्योंकि महाजनपद काल में कृषि कार्य में अधिकतर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को लगाया जाता था। भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कमकार कहा जाता था, यानी जिनके पास भूमि नहीं था और खेती करने वाले मजदूर थे। जैसे कि आज के समय आप जैसे गांव में आप गांव से जुड़े जो व्यक्ति होंगे, खेत में बटाई समझ रहे हैं ना, बटोइया दिया जाता है, तो बटोइया जो लेता है ना वही कौन है? भूमिहीन खेतिहर मजदूर उसको बोला जाता है, जो आपका खेत बटाई पे ले लेगा और आधा आधी अनाज लेता है। इस काल में धान की खेती के अतिरिक्त जौ, दलहन, ज्वार, कपास तथा ईख की भी खेती होती थी। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 12th क्लास का NCERT का चैप्टर 2 का प्रश्न है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। इन ग्रंथों में महाजनपदों के नाम की सूची एक समान है। असमक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 कथन सत्य है। सूची में नाम अलग अलग बताया गया है, ठीक है ना। देखिए महाजनपदों के संबंध में कथन 1 और 3 सत्य है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। इसमें असमक महाजनपद एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ में महाजनपदों के नाम की सूची अलग जैसे, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती के नाम समान मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो गणराज्य के संबंध में विचार करना है। तो गणराज्य में शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुख के हाथों में होती थी। ये भी 6 क्लास का बुक का है। गणराज्य में वंशानुगत राजा का प्रचलन था। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो 1 3 1 2 3 2 3 या केवल 3। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा 1 और 3, ठीक है ना। दूसरा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा यानी कि ईसा पूर्व में गणराज्य के संबंध में कथन 1 और 3 सत्य है। महाजनपद काल में गणराज्य ऐसा शासन होता था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों या कुछ चुने हुए व्यक्तियों या किसी चुने हुए मुखिया के हाथ में रहती थी। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनका क्षेत्र वर्तमान में उत्तरी बिहार में स्थित था। कथन 2 है क्योंकि गणराज्य में वंशानुगत राजा का नहीं बल्कि चुने हुए राजा का परिचालन था। ये जनता द्वारा चुने जाते थे, इसलिए इनका नाम गणराज्य था। गण माने लोग, राज्य माने देश। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राजा समाज और धर्म का रक्षक था। राजा की स्थिति शक्तिशाली होती गई। अमात्य राजा को दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बताते थे। पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होता था। बताइए इसका आंसर कौन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमात्य राजा की दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बनाते थे। यही कथन सत्य नहीं है, यानी कि ये कथन गलत है, पूछा ही गलत है। इसमें देखिए व्याख्या में ये क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है क्योंकि इस शताब्दी में अमात्य नहीं बल्कि पुरोहित राजा की दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बनाता था। पुरोहित ब्राह्मण होता था। राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का कहना था कि राजा कोई सामान्य मनुष्य न होकर देवता के समान है और ब्राह्मण ही कुछ अनुष्ठान करके राजा की दैवी शक्ति तथा गुणों से संपन्न बना देता था। राजा इस काल में शक्तिशाली बन गया था। वह समाज और धर्म का रक्षक था। पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होता था, एडवाइजर जो इसको बोलते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची में 1 में नगर दिया गया है, सूची 2 में अवस्थिति दिया गया, यानी कि कौन सा नगर किस जगह वर्तमान में है। जैसे प्रतिष्ठान है, इसको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है ना, सुमेलित करना है। सबसे पहले हम लोग चंपा का जानते हैं कहाँ पे है, ये आपको बिहार में है, ठीक है ना। तो चंपा बिहार में है। आइए इसी को देखते हैं। चंपा बिहार में है। 4 सी का 4 देखते हैं कहाँ दिया है। तो बस यहाँ भेटा गया, बस यही आंसर। और कहीं सी का 4 नहीं ना है तो नहीं है, तो इसी यही इसका आंसर हो जाएगा, सी का 4। उसके बाद मिलाते 1 का 2, 1 का प्रतिष्ठान उत्तरी दक्कन, बी का 1 भृगु कच्छ गुजरात के बड़ौच। चंपा हो गया आपको बिहार। ताम्रलिप्ति गंगा के मुहाने की भूमि पर, यानी कि मुहाना समझ आए, मुंह समुद्र में मिलता है, यानी कि वर्तमान बंगाल एरिया जो है ताम्रलिप्ति था। व्याख्या देखिए। प्रतिष्ठान महाजनपद कालीन महत्वपूर्ण नगर उत्तरी दक्कन में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित था। इसका अन्य नाम पैठन था। भृगु कच्छ गुजरात के बड़ौच में स्थित प्रमुख बंदरगाह था। भृगु कच्छ का अर्थ होता है ऊंचा तट प्रदेश, देखिए वैसा तट प्रदेश जो समुद्र ऊंचा हो, समुद्र किनारे से ऊंचा हो। चंपा बिहार में स्थित अंग महाजनपद की राजधानी तथा महत्वपूर्ण नगर था। यह रेशम उत्पादन के लिए भी जाना जाता था और आज भी यहाँ पे रेशम उत्पादन होता है बिहार में। ताम्रलिप्ति गंगा के मुहाने की भूमि में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्थित था। प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चलिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में महाजनपद के निर्माण में सहायक कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से महाजनपदों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। दोनों कथन सत्य है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है महाजनपद के निर्माण में सहायक कारकों के संबंध में दोनों कथन सत्य है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक प्रयोग ने जनपदों को महाजनपदों में बदल दिया। लोहे का व्यापक प्रयोग इस काल की एक युगांतकारी घटना थी। इसने कालांतर में भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। प्रथम नगरीकरण हो जाएगा आपको हड़प्पा सभ्यता, इस समय तांबा कांस्य युग था, ठीक है। और द्वितीय हो जाएगा आपको कौन सा, ये वाला महाजनपद काल। और तृतीय हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। इस काल में लोहे से बने हथियारों से जंगलों की सफाई हुई, इन्हें खेती युग भूमि बदल दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कृषि में अधिशेष का उत्पादन। अधिशेष समझ रहा है, यानी कि खाना पीना मैंने अपना खुद के जरूरत को खत्म करने के बाद अधिक अनाज ऊपर जाना, टैक्स ऊपर जाना। जब मान लीजिए आप 50,000 का महीना, 10,000 का 20,000 का महीना कमा रहे हैं, ठीक है, और आपका
खर्चा उसमें कितना बच रहा है, आप 10,000 में आप लोग खर्चा आपका घर का चल रहा है, 10,000 बच रहा है, अचानक आपका सैलरी हो जाए 40,000, तो खर्चा अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो 10,000 में खर्चा होगा, तो आपको 30,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा बचा कि नहीं, तो इसी को अधिशेष बोलते थे। ठीक है ना, यही चीज़ है, यानी खर्चा छांटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाना, या 1 सेकंड से ज़्यादा अनाज का उत्पादन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होने लगा, आसान भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्लास का है, बुक का चैप्टर 2 का। महाजनपद काल में जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, डायर्की, ओलिगार्की, पेट्रोआर्की या डेमोगार्की? इसको हो जाएगा ओलिगार्की, इसको बोला जाता था। देखिए, ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी। महाजनपद काल में इस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलन में थी। भारत के बाहर रोमन साम्राज्य में भी ओलिगार्की नामक शासन प्रणाली का प्रचलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित की, यानी कि इधर से इधर की ओर ना, सॉरी पश्चिम इधर ना हुआ, तो आपको ऐसे करना है, पूर्व आई पश्चिम हो गया, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर करना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा था? आपको अंग नहीं होगा, मत्स्य, चलिए दुगो मत्स्य तो था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौशल, नहीं कौशल यूपी में था और अंग बिहार में था, तो आपको बीच में ही यूपी पड़ जाएगा, तो चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद काशी, तो मगध, तो ए होगा, इसका क्या होगा? इसका ए होगा। व्याख्या देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में पश्चिम से पूर्व महाजनपदों क्रम मत्स्य, कौशल, काशी, मगध और अंग। मत्स्य राजस्थान में, कौशल, काशी आपको यूपी में, और मगध आपको वर्तमान में आपको कहाँ पड़ेगा? पटना गया के एरिया के पास पड़ जाएगा, ठीक है ना। और अंग पड़ेगा मुंगेर और भागलपुर वाला एरिया, ठीक है। मत्स्य वर्तमान राजस्थान में स्थित है, इसकी राजधानी विराटनगर, राजधानी याद कर लीजिएगा, पूछ देता है। इसके अंतर्गत जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 3 क्षेत्र आते थे, इसको भी देख लीजिएगा। कौशल वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, इसके अंतर्गत फैजाबाद, गोंडा, बहराइच क्षेत्र आते थे। काशी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी राजधानी वाराणसी थी, इसके अंतर्गत वाराणसी के आसपास के क्षेत्र भी शामिल थे। मगध वर्तमान के बिहार में स्थित था, इसकी राजधानी गिरिवज राजगिरी थी। अंग वर्तमान के बिहार में स्थित था, इसकी राजधानी चंपा थी। था इसलिए आ रहा है कि मगध एरियावा है, लेकिन ये नामवा बदल गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मगध के बारे में जानते हैं, क्योंकि मगध से ही ज्यादा प्राचीन भारत के इतिहास, क्योंकि मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, सब जनपदों को हराकर और मतलब जीत, सब पे विजय प्राप्त कर लिया था। इसीलिए प्राचीन इतिहास आपको मगध और बिहार में ही केंद्रित है। अगर बिहार का इतिहास प्राचीन हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास ही नहीं बचेगा प्राचीन वाला, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन खोजना है। ये आपको 11th क्लास का चैप्टर 11 का बुक है। वह हिर्यक कुल का तथा महावीर स्वामी का समकालीन था, ठीक है। उसने अंग देश पर आक्रमण अधिकार कर लिया था। उसकी पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री थी। काशी का राज उसे दहेज में मिला था। इसमें आपको हो जाएगा हर्यक वंश तथा महावीर स्वामी का समकालीन था, ठीक है ना। देखिए यही कथन आपको सत्य नहीं है। आइए देखते हैं। मगध के शासक बिंबी कथन ये सत्य नहीं, क्योंकि बिंबिसार महाराष्ट्र बल्कि बुद्ध के समकालीन था। वह हर्यक वंश तथा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उसने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था। उसकी प्रथम पत्नी कौशला देवी कौशल राज प्रसेनजीत की बहन तथा दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। उसे काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में मिला था। और मध्य जो आज का वर्तमान में पंजाब वाला एरिया मध्य प्रदेश, उसकी राजकुमारी क्षेमा से भी इनका शादी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती के किस शासक के उपचार के लिए भेजा था? प्रसेनजीत, चंड प्रदोत महासेन, कौशलजीत या चेलना? तो हो जाएगा चंड प्रदोत महासेन के इलाज के लिए जीवक को भेजा था, ठीक है ना। ये व्याख्या देखते हैं। बिंबिसार ने अपने राज्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रदोत महासेन के उपचार के लिए भेजा था। वे पीलिया रोग से पीड़ित थे, पोलियो नहीं, पीलिया से। जीवक ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मगध तथा अवंती में मित्रता हो गई। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कालांतर में अवंती मगध साम्राज्य के अंतर्गत समाहित हो गई तथा मगध सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था, ठीक है, बन गया।
नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। मगध के शासक अजात शत्रु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपको 11th क्लास का एनसीईआरटी का बुक का है। उसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया था। उसने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसने पाटलिपुत्र की किलेबंदी करवाई। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हो जाएगा आपको 1 और 2 कथन सत्य हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। मगध के शासक व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु के संबंध में 1 और 2 सत्य। बिंदुसार के बाद उनका बिंदुसार हो जाएंगे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाएंगे। ये बिंबिसार है। ठीक है ना, डबल ब है इसमें। अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की थी। उसने अपने शासनकाल में वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसका कार्य उस कार्य उसके पिता बिंबिसार भी नहीं कर पाए थे। असत्य कथन है क्योंकि पाटलिपुत्र की किलेबंदी अजातशत्रु ने बल्कि उसके पुत्र उदयन ने करवाई थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। मगध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको हो जाएगा चैप्टर 11, आपको क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी का बुक का प्रश्न है। उदयन ने पटना में गंगा तथा पुनपुन के संगम पर एक किला बनवाया था। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण किया था। शिशुनाग ने अवंती राजा को मगध में मिलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा 2 और 3 सत्य है। ठीक है, 2 और 3 ठीक है ना, सत्य है और पहले का सत्य नहीं है। आइए इसका हम लोग देखते हैं। देखिए, पुराणों के अनुसार नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। उसने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था। पुराणों में उसे सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स महाजनपद पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसका शासन बंगाल से लेकर मालवा तक विस्तृत था। ठीक है, कथन एक असत्य क्योंकि उदय ने पटना में गंगा और सोन नदी के ऑप्शन में वहां दिया है आपको पुनपुन, गंगा और पुनपुन, तो नहीं, गलत है। उदय ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाया था। चलिए 20वां प्रश्न है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 11th का है। ठीक है ना, तो हो जाएगा नंद वंश, नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश का शासन आया था। एगो में हर्यक वंश है, फिर भी हम लोग पूरा देखेंगे ऑप्शन पूरा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश। ठीक है ना, उसके बाद सतवाहन। ऐसे ये करते करते आगे बढ़ते गए। देखिए व्याख्या में क्या कह रहा है। मगध साम्राज्य तो क्लियर होइएगा, यहाँ देखते हैं। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में किसने किया था? बिंबिसार ने, और 412 ईस्वी तक शासन करता रहा। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 में किया और यह वंश 344 ईस्वी तक शासन करता रहा। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कह रहा है निम्नलिखित में कौन युग में सही सुमेलित है? राज्य और राजधानी दिया है। ठीक है ना, सुमेलित को देखना है। एक में दिख रहा मल का कुशीनारा। ठीक है, अवंती का वैशाली नहीं होगा, ये गलत हो गया। उसके बाद से आपको वत्स का कौशाम्बी ठीक है, कोलिये का श्रावस्ती नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कथन आपको कौन कौन सही हो जाएगा? 1 और 3 कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी सत्य है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कुशावती अब कुशीनगर है, वर्तमान में कुशीनगर है। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसके अंतर्गत देवरिया, बस्ती, गोरखपुर शामिल है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। यह वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसके अंतर्गत इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र भी शामिल था। 2 और 4 सुमेलित नहीं है क्योंकि वैशाली अवंती की नहीं बल्कि वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। इसके अंतर्गत वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र यानी कि चंपारण वाला एरिया सब आता था। ठीक है ना, कोलिय गणराज्य की राजधानी रामग्राम थी, न कि श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। मगध की सफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सफल हुआ उसके बारे में बताना है। उसके बाद समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। ठीक है, यह गंगा की उपजाऊ भूमि के मध्य भाग में थे, ये भी ठीक है। इसकी राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी, ये भी सही है। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। मगध साम्राज्य की सफलता का सबसे बड़ा कारण लौह खनिज का भंडार था। इसका प्रयोग कर बड़े पैमाने पर जंगलों की सफाई
करता की गई। इससे कृषि युग भूमि का विस्तार हुआ तथा अधिशेष उत्पादन होने लगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका गंगा की उपजाऊ भूमि में स्थित होना था। इसकी दो राजधानी गिरिवज तथा पाटलिपुत्र दोनों की सामरिक स्थिति ने मगध साम्राज्य की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 23 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य के विभिन्न वंशों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक शासक ने शासन नहीं किया था? कालाशोक, प्रसेनजीत, महापद्मनंद, उदयन। तो मगध में आपको कालाशोक किया, महापद्मनंद किया, उदयन किया, लेकिन प्रसेनजीत नहीं किए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न मिलाते हैं। वज्जिश संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास 6 का एनसीईआरटी है, चैप्टर 5 का। वज्जिश संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी में गण प्रकार की शासन व्यवस्था थी। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूहों के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों हो जाएगा, इसका सही होगा। कह रहा है कि वज्जिश संघ के संबंध में सभी कथन सत्य है। मगध महाजनपद के पूर्व में स्थित वज्जिश संघ एक मजबूत महाजनपद था। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह बिहार में स्थित था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ एक प्रकार का संगठन या सभा थी। वैशाली को जीतकर अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। वज्जिश संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मंजिम निकाय, विनय पट्टिका, दीघ निकाय, अभिधम पट्टक। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दीघ निकाय में। वज्जिश संघ का वर्णन सर्वप्रथम दीघ निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान वर्णित है। इसे लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। गद्य एवं पद दोनों में रचित इस निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। इस निकाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है महापरिनिब्बाण सूत्र। इस निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम समय, अंतिम उपदेशों, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन किया गया। अंत्येष्टि माने शरीर त्याग दिया गया, उसके बाद जो क्रियाक्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, कांस्य का मृदभांड या लोहे से बना मृदभांड। तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको चित्रित धूसर मृदभांड। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते थे। संभवतः इनका प्रयोग विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये पात्र मिट्टी से बनाए जाते थे। देखिए, अब नेक्स्ट है आपका विदेशी आक्रमण, तीसरा टॉपिक, यानी कि उस समय विदेशी आक्रमण हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 516 ईसा पूर्व में भारत पे हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11th का चैप्टर 12 का ये है आपको। देखिए, यह आक्रमण भारत की पश्चिम सीमा पर हुआ था, सही है। प्रथम आक्रमण दारावायु या देरियस के नेतृत्व में किया गया था। दारा प्रथम, यह हकमनी वंश से संबंधित था, ठीक है। देरियस ने पंजाब और सिंध को जीत लिया था। इस चीज का जो चर्चा है ना, ये बातवा है, ये अपना जो पश्चिमी उत्तर पश्चिम एरिया को जीत कर, दारा प्रथम यह हकमनी वंश का था, इसने अपना प्रांत का 20वां प्रांत घोषित किया, ठीक है। और ये बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका चर्चा हेरोडोटस के पुत्र हेरोडोटस जो है ना, इतिहास के जनक, उनका पुस्तक है हिस्टोरिया, उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। इसमें तीनों कथन सही है। 516 ईसा पूर्व में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में सभी कथन सत्य है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया। हकमनी दारावायु इस वंश का प्रथम शासक था, इसी के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ। देरियस ने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश किया और पंजाब तथा सिंध को जीतकर यह क्षेत्र फारस यानी कि ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया। फारस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 क्षत्रपियां या श्रेणियां थी। 29वां प्रश्न, फारस ईरान साम्राज्य के भारतीय क्षत्रपी में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल नहीं था? तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल था। कह रहा है कि फारस ईरान साम्राज्य, फारस जो वर्तमान में ईरान है, साम्राज्य के भारतीय क्षत्रपी में कुरुक्षेत्र, हरियाणा शामिल नहीं था। यहाँ तक ईरानी आक्रमणकारी नहीं पहुंच पाए थे। भारतीय क्षत्रपी में सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर कोना में पाकिस्तान वाला एरिया, पंजाब तथा सिंधु नदी के पश्चिम वाला भाग था। यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ भाग था। दारावायु के 3 अभिलेखों बेहस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह सिद्ध होता है कि
उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों क्या किया था, अधिकृत किया था। ईरानी शासक क्षयार्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वह जर्सिस का उत्तराधिकारी था। उसने भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया था। उसने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, चैप्टर 12 है, 11th क्लास का ओल्ड एनसीईआरटी का बुक है। और ये प्रश्न पूछ दे एग्जाम में तो हम लोग कहेंगे जाई तो कहीं क्राउन में कौन नोट्स में टीचर के दिल ही नहीं खे, कहाँ से पूछ दिलक। देख लीजिए, एनसीईआरटी से पूछा है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2 और 3 सही है। ईरानी शासक क्षयार्स के संबंध में 2-3 सत्य है। क्षयार्स ने भारतीयों को अपनी सेना में बड़े पैमाने पर शामिल किया था। इसका कारण यह था कि यूनानियों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़नी थी तथा बिना भारतीय सैनिकों के सहयोग से लड़ाई जीतना संभव नहीं था। एक कथन सत्य, क्योंकि क्षयार्स दारावायु का उत्तराधिकारी था। जर्सिस उसी का एक अन्य नाम था। क्षयार्स के बाद भारत में ईरानी साम्राज्य का अंत हो गया था। चलिए, 31वां प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रचलित टैलेंट क्या था? ये आपको क्या हो जाएगा? सेना में भर्ती की प्रक्रिया, मुद्रा तथा भार की प्राचीन माप, व्यापारियों की श्रेणियों का समूह या समुद्री मार्ग व्यापार का मार्ग। तो हो जाएगा आपको मुद्रा तथा भार की प्राचीन माप हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रचलित टैलेंट मुद्रा तथा भार की प्राचीन माप थी। राजस्व के रूप में इसकी उदायगी होती थी। ईरानी साम्राज्य के 20वें प्रांत से 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में जाता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि ईरान और भारत के मध्य संपर्क के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन स्थापत्य कला पर स्पष्ट ईरानी प्रभाव, खरोष्टी लिपि का शुभारंभ, आहत मुद्राओं का प्रचलन। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? 1 और 2, 3, 1, 2, 3 या 2। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों कथन सत्य हैं। देखिए, ईरान और भारत के मध्य संपर्क के परिणामों के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। भारत और ईरान का संपर्क लगभग 200 वर्षों तक बना रहा। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत में स्थापत्य कला पर स्पष्ट रूप से ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। स्थापत्य कला समझ रहे हैं? मकान उकान जैसे बनता है ना, मंदिर उंदिर जो हो गया, इसी सब को स्थापत्य कला कहते हैं। ईरानी संपर्क से भारत में खरोष्टी लिपि का प्रभाव हुआ। खरोष्टी लिपि समझ रहे, जिससे किसी भाषा का विकास होता है। यह लिपि अरबी की तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। यदि हेने से हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना, इधर से शुरू किए हैं, इसको ना इधर से लिखा जाता है। यह इस मतलब जो भी हेने से लिख सकता था, दाहिने तरफ से। ईसा पूर्व 3री सदी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। साथ ही ईरानी संपर्क का यह परिणाम हुआ कि आहत मुद्राओं का प्रचलन बढ़ गया, यानी कि ठप्पा मार के जो मुद्रा बनाया जाता था ना, उसका प्रचलन बढ़ गया था। चलिए, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के बाहर सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो हो जाएगा एशिया माइनर, इराक था, ईरान था, अफगानिस्तान नहीं था। ठीक है ना, इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि भारत के बाहर सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेशों में अफगानिस्तान शामिल नहीं था। अफगानिस्तान तत्कालीन समय में भारत का भाग था। सिकंदर ने भारत से ईरानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। उसके बाद उसने न केवल एशिया माइनर और एशिया माइनर जो तुर्की को और इराक को, बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से भारत की ओर बढ़ा था। चलिए, 34 नंबर प्रश्न बनाते हैं। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11th क्लास का है और IAS प्री 2000 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। 2000 के समय हेरोडोटस ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले क्षेत्र के रूप में किया था। ठीक है, इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। सुकरात ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा इसका आपको कथन 1 और 2, यानी कि पहला दूसरा सत्य है। सुकरात ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया था, ये कथन असत्य है। कह रहा है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में 1 और 2 सत्य है। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस तथा अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। सिकंदर में भौगोलिक अन्वेषण मैंने खोज, यानी भौगोलिक खोज, यानी कौन सा एरिया किधर है उसको खोजने की और प्राकृतिक इतिहास की तीव्र इच्छा थी, जिसके कारण वह भारत आना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन असत्य है, क्योंकि सुकरात ने नहीं बल्कि अरस्तु ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। देखिए, सुकरात का चेला हो जाएंगे, आपको याद कर लीजिएगा, सुकरात का चेला हो जाएंगे प्लेटो।
कौन होंगे? प्लेटो। प्लेटो के चेला हो जाएंगे अरस्तु, ठीक है। अरस्तु के चेला हो जाएंगे सिकंदर। इसको आप लोग याद कर लीजिए, पूछा है एग्जाम में, पूछता है, ठीक है ना, सेट प्रैक्टिस में या किसी किसी एग्जाम में जरूरी सब प्रश्न पूछा। चलिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किसका शासन था? तो हो जाएगा नंद वंश का था। ये तो आप लोग सब जानते हैं, नंद में घनानंद था। उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। घनानंद नंद साम्राज्य का शासक था। उसकी विशाल सेना के विवरण सुनकर सिकंदर के सैनिक हतोत्साहित हो गए थे, यानी कि डिमोटिवेशन हो गया था और सिकंदर को अपना अभियान समाप्त करना पड़ा था। वही सब बहुत युद्ध लड़ लिया था, थक गया था सब। हाथी जिंदगी में, बाप जिंदगी में हाथी नहीं देखा था सब। हाथी पैर पुरुष से हाथी का युद्ध हो गया, पुरुष जो लड़ा था उसमें हाथी का युद्ध में उपयोग किया गया था। सोचा कि इतना बड़ा जानवर कौन है, उसको घोड़ा सब हाथी देख के बेचैन हो गया। कह रहा है सिकंदर 36 पर सिकंदर के समकालीन राजा पोरस का राज्य किनके बीच में अवस्थित था? तो हो जाएगा आपको झेलम और चेनाब नदी के बीच में था। किस नदी के बीच में? झेलम और चेनाब नदी के बीच में। चलिए, सिकंदर के समकालीन राजा पोरस का राज्य झेलम तथा चेनाब, याद कर लीजिए, झेलम, ठीक बना, झेलम और चेनाब नदी के बीच में था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर पोरस से पराजित किया, परंतु वह उसकी बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस को अपने सहयोगी बना लिया। इसके पश्चात ही वह ब्यास नदी तक पहुंच पाया। उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। अब देखिए सच्चाई क्या है। पोरस सिकंदर को हराए थे कि सिकंदर पोरस को? अब भगवान ने जानते हैं, इतिहासकार सब क्या लिखा है। कहीं अपना पढ़ाई करने, कहीं ये सोच सकता है कि पोरस हरा दिए और सिकंदर को, ये हो सकता है, लेकिन जो लिख दिया गया वो हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रमाण तो नहीं है, जो लिखा हुआ है वही हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ पोरस हार गए सिकंदर से, ठीक है ना। भारत तथा 37 आज इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। भारत तथा यूनानी संपर्क के निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुए? 11th क्लास का है। बढ़ईगिरी भारत की सबसे उन्नत दस्तगिरी बन गई, ठीक है। सिकंदर ने सिकंदरिया शहर की स्थापना की। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर ने बुकेफाल नगर की स्थापना किया था, ये गलत है। ब्यास ने पार नहीं कर पाया था, पार किए कहाँ से, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 और 2 इसका सत्य कथन है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में 1 और 2 सत्य है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत में बढ़ईगिरी उन्नत दस्तकारी बन कर उभरी थी। बढ़ई रथ, नाव और जहाज बनाते थे। तत्कालीन समय में वह इन सभी का अत्यंत महत्व था। सिकंदर ने सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया। बुकेफाल नगर की स्थापना झेलम नदी के तट पर हुआ था। बुकेफाल सिकंदर के घोड़े का नाम था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन पढ़ेंगे? मौर्यकाल, ठीक है ना। मौर्यकाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी का बुक 6 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास का एनसीईआरटी का प्राचीन इतिहास का बुक होगा, ठीक है ना। उससे आप लोग मौर्य वंश को पढ़ लीजिएगा खोज के, उसके बाद एमसीक्यूज हम लोग कल लगाते हैं। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दुलार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।